Hello guys, let's crack UPSC CSC and myself K. Mukesh Singh and today I am going to discuss on application of robotics. आज का सेशन हम लोगों का रोबोटिक्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एटलीस्ट अगर आप रोबोटिक्स पढ़े हो पूरा पहले से सारे लेक्चर को अगर आप देख चुके हो तो आप आज उस टॉपिक पे आ चुके हो जहाँ से यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट। तो वन पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो था कंपोनेंट ऑफ रोबोट और दूसरा पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। ये हम लोग का रोबोटिक्स का सेशन होगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ बातों को कर लेते हैं। तो दोज हु आर द बिगनर्स सो हाउ दे कैन ज्वाइन अन अकेडमी। भाई अन अकेडमी को कैसे कोई बिगनर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा। सबसे पहले आपको जाना होगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट क्विज एंड अनलिमिटेड एसेस। ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे आप लोग, देखो डेली लाइव क्लास का मतलब हुआ कि भाई जो क्लासेस आपको अवेलेबल हो रहा है अभी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब हुआ इसमें आपको 360 डिग्री कवरेज होगा जिसमें प्री, मेन और इंटरव्यू की तैयारी होगी आपकी। लाइव टेस्ट का मतलब हुआ आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर दोगे और जो कोई क्यूरीज होगा उसको आप पूछ सकोगे। एंड अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब हुआ यू आर एलिजिबल फॉर डाउनलोड अनलिमिटेड वीडियोज एंड द पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकोगे। अब यहाँ पे है, इसलिए मैंने कहा कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। और मैं हूँ के मुकेश सिंह। आई एम टीचिंग for civil services experience 16 years, and right now I am working in Delhi at various most reputed academy of civil services, and this is my link। आप इसमें को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग आज बात करने जा रहे हैं along with me at this platform you will get more than 100 top educators and नए बच्चे कैसे सब्सक्रिप्शन ले, क्या फी है, ये सब जानना चाहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे फी दिया हुआ है, ये ड्यूरेशन दिया हुआ यहाँ पे, ये है वो ड्यूरेशन और ये वो तमाम फी दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस फी में से जैसे 1 मंथ का ये है यहाँ पे, 3 मंथ का, 6 मंथ का सबका दिया हुआ है। अगर अगर आप इस कोड को यूज करते हैं MKS1 को, तो आपको क्या मिल जा रहा है, आपको यहाँ पे 10% कंसेशन मिल जाएगा और इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ये सारे मिल जाएंगे। ये पैकेज है प्लस पैकेज। अगर आप अनअकैडमी का आप आइकॉनिक पैकेज लेते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होगा कि यहाँ पे 12 मंथ का भी प्रोग्राम है, 24 मंथ के हैं, 36 मंथ के हैं। 12 मंथ का जो फी है 9,500 रुपीज और इसको कोड यूज करने के बाद ये घट करके 62,550 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 10% का कंसेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे याद रखना 5,213 रुपीज के मंथली पे भी ज्वाइन कर सकते हो और इसमें फायदा ये होगा कि पर्सनलाइज फीडबैक, स्टडी प्लानर, डेली मन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड पर्सनल कोच के अलावा इस सारे जो फीचर्स हैं प्लस का सारा आपको मिल जाएगा। और तब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूपीएससी ऑप्शन का। ऑप्शन भी लॉन्च हो चुका है और इसके फी दिया हुआ है और इसमें से 12 मंथ का जो फी है वो 27,500 है। अकाउंट के बाद घट हो जाएगा 24,750। कोड यूज करना है आपको MKS1 and in that way you will get every time 10% concession। Now let's start application of robotics। तो हम लोग का टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स है और मैंने पहले ही बताया था इसमें हम लोग जानेंगे रोबोट्स का जो वेरियस यूजेज क्या क्या है। इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे एग्रीकल्चर्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, ठीक है, या अदर कोई भी ऐसा पर्पस जिसमें हम रोबोट का यूज कर सकते हैं। तो आज रोबोट से क्या है कि कोई भी चीज अछूता नहीं रह गया हुआ है। ऑटोमेशन का युग है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। ह्यूमन का पॉपुलेशन इतना बड़ा है उसके बावजूद भी हमें रोबोट की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्क दैट आर रिपीटेटिव, दैट आर बोरिंग, दैट आर डेंजरस। ठीक है, तो रिपीटेटिव काम को, बोरिंग काम को, डेंजरस काम को
ठीक है ना, ह्यूमन न करे, या कुछ ऐसे एरियाज हैं दैट आर स्टिल नॉट विजिटेड बाय एनी ह्यूमन बींग्स, उन एरिया को विजिट करना है। देयर आर सो मेनी ओके स्पेसेस जहाँ जिसको हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है। वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग्स, चाहे वो स्पेस हो, चाहे अर्थ पे ही ऐसे तमाम जोन हैं, चाहे वो ओशन के अंदर हो, हम सबको चाहते एक्सप्लोर करना। और एक्सप्लोर करना अगर हमें है, हम कभी भी ह्यूमनली जो एक्टिविटी है, ठीक है, इंडेवर्स हैं, उसके जगह पे हम रोबोट का हम यूज करेंगे। रोबोट का मतलब क्या है? अ मशीन विथ माइंड्स, अ मशीन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट आर कॉल्ड रोबोट। हम रोबोट का हम यूज करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। ये बातें हम लोगों को समझना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले एक एक करके सब बताऊंगा, तमाम तरह का रोबोट पे चर्चा करूंगा आज, और इन 7 पॉइंट्स पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा भी आपको अपने पास तमाम ऐसे फील्ड मिलेंगे जहाँ पे रोबोट के अलग अलग यूजेज हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला इंडस्ट्रियल रोबोट की तरफ। पहले हम देखते हैं कि इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री क्या क्या इसका यूज हो सकता है, पॉसिबल क्या क्या यूज है। देखो, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो वर्क होता है वो वर्क किस किस चीज का होता है? तो वर्क होता है वेल्डिंग का, वो वर्क होता है असेंबलिंग का, वो वर्क होता है पिकिंग एंड प्लेसिंग का, ठीक है, वो वर्क होता है पेंटिंग का, स्प्रे पेंटिंग का, पैकेजिंग का, लेबलिंग का, इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग, कटिंग एंड वेल्डिंग का। ये सारे वर्क है इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसके लिए हमें एक ऐसे मशीन की जरूरत है जो हाईली प्रिसाइज वर्क करे, स्पीड हो, एंड्योरेंस हो, एक्यूरेसी हो, ठीक है। ऐसे हम मशीन को यूज करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द रोबोट्स। जो ठीक है, इंडस्ट्री में जिस रोबोट को यूज करते हैं, तो दैट रोबोट आर नोन एज इंडस्ट्रियल रोबोट। ये ऑटोमेटेड होता है, ये रिप्रोग्रामेबल होता है, इसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड क्या है? मशीन्स हैं, और इसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो कुछ जो फेमस जो रोबोट्स हैं, जैसे आर्टिकुलेटेड रोबोट हो गया, डेल्टा रोबोट हो गया, कार्टेशियन रोबोट हो गया, कारा रोबोट हो गया। so these are the most common robot that are used for industrial uses, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल जो रोबोट होते हैं उसमें क्या है कि इसका प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होता है, उसमें जो एक्सिस है कुछ इस तरह से तय होते हैं कि ताकि वो हर डायरेक्शंस में रोटेट कर सके, चाहे चीज़ों को पिक करना हो, चाहे प्लेस करना हो, चाहे उसको मैनिपुलेट करना हो, चाहे एक जगह से दूसरी कैरी करना हो, चाहे सामान को लादना हो, चाहे लोडिंग और अनलोडिंग करना हो। तमाम तरह के यूजेज हैं इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। और एक बात याद रखना कि बाय द एंड ऑफ 2021, मैं कहता 2021 के अंत तक, ठीक है ना, ये अनुमान है कि 3 मिलियन से ज़्यादा हम रोबोट का यूज इंडस्ट्रियल पर्पज से करेंगे। अब ये कहोगे सर इतने बड़े स्केल पे जब यूज करेंगे तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? तो स्वाभाविक बात है कि वो जगह अनएम्प्लॉयमेंट ले लेगा। और अब तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, जो रोबोट्स आया है, इसने अनएम्प्लॉयमेंट को घटाया नहीं बल्कि ये बढ़ाया ही है, ठीक है। ये बढ़ाया ही है, आखिरकार है तो ये मशीन ही ना, ठीक है। इसे ऑपरेट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। ये रोबोट का यूज का ये मतलब नहीं है कि भाई मैन के यूज को कम करना। रोबोट का यूज का मतलब है प्रिसीजन जो चाहिए, एक्यूरेसी जो चाहिए, परफॉर्मेंस जो चाहिए, इकोनॉमी को जो ग्रो कराना है, उसमें जो ह्यूमनली एक्टिविटी, जैसे मान लो आपका एक लिमिट है, आप 8 घंटा काम करने के बाद आप काम नहीं करोगे, तो शेष 18 घंटा आप चाहते हो रेस्ट करना, 8 घंटा करो। अब उस 18 घंटा हम आपके इंतजार करें कि आप आओगे तब तक, 18 घंटा में कोई और काम करता है तो क्या बुराई है? तो रोबोट एक पार्ट टाइम वर्क है, जब आपका टाइम हो तो आप आके काम करो, आपके लिए कोई मना नहीं है। इवन रोबोट आपके लिए और काम बढ़ा देगा, क्योंकि सपोज करो कि आप जितना देर सोए हुए हो, आराम कर रहे हो, उतना देर रोबोट प्रोडक्शन इतना कर दिया, उसको कैरी करना, उसको इधर से उधर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये तमाम काम में आपका यूज होगा। इसलिए नीड नॉट टू वरी विथ कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बातें हम लोग को समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि रोबोट का तो दूसरा जो यूज है वो क्या क्या है। मैं सारे फील्ड पे वन बाय वन करके मैं बात करूंगा, और आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और क्वेश्चन जब भी आएगा तो उस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट हमारा है इन डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट है इसकी मैं बात करने वाला हूँ।
अब डिजास्टर से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। डिजास्टर कई तरह का है। एक डिजास्टर वो है जो न्यूक्लियर डिजास्टर है, जैसे मान लो कहीं पे कोई न्यूक्लियर दुर्घटना हो गया, कोई रिएक्टर में विस्फोट हो गया, कोई सुनामी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया और उससे न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई अगर अगर विस्फोट होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है बड़ा होता है। फ्यूकुशिमा दाइची जो जापान में हुआ था आफ्टर सुनामी, उसका आपको लोग एरिया 300 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में रेडिएशन क्या हुआ था, फैल गया था और उसके फैलने से वहाँ पे जो जनजीवन था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। ठीक वैसे ही, ठीक है, इंडिया में भी के बाद हम लोगों ने कई तारापुर से लेकर के और भी कई न्यूक्लियर प्लांट पे हमने हल्ला गुल्ला मचाया। इसके अलावा कहीं अर्थक्वेक जैसे आप आ जाता है और अर्थक्वेक में कई दफ़ा क्या होता है, तमाम सारे लोग उसमें दब जाते हैं और उस मलबे में और उससे निकालना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को उम्मीद जो होता है, उम्मीद भी समाप्त हो जाता है। वैसे लोगों को बचाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? उन फंसे हुए लोगों को दवा पहुंचाने के लिए, रुई कॉटन पहुंचाने के लिए या उनको एक उम्मीद जगाने के लिए हमारे पास क्या उपाय होता है कि हम ह्यूमनली जो एक्टिविटी होता है वो दिन की रोशनी में होता है और जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है उस एरिया में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये सब कट कर दिए जाते हैं। ह्यूमन जो एक्टिविटी वो कम हो जाता है और वैसे में जो फंसा हुआ लोग है तो वो जो कैजुअलिटी है वो बढ़ जाता है। अगर ये रोबोटिक एफर्ट होता तो 24 आवर होता, 24 आवर एफर्ट्स होता विथ मेडिसिन विथ अदर फैसिलिटीज हैं, चाहिए था इमरजेंसी कंडीशन में वो सब सप्लाई करता बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर वो वर्क करता, तो जो कैजुअलिटी है उसको डेफिनेटली वो 2/3 रिड्यूस करके ले आता। ऐसा जैसे तमाम तरह की इस तरह की समस्या होते रहता है। ऐसे ही कई दफ़ा देखोगे जो माइनिंग का काम करते हैं जो लोग, तो माइंस में क्या होता है सबसे बड़ा समस्या वहाँ पे है, कई दफ़ा लोग अंदर माइंस में जाके फँस जाते हैं और वैसे में उनको बचाने के लिए हमारे पास कोई रोबोट नहीं है और ह्यूमन को बचाने के लिए हम ह्यूमन को भेजते हैं कि और जोखिम भरा काम हो जाता है। तो वैसे में हमें इससे निपटने का, निकलने का एकमात्र ज़रिया होता है हमारे पास और वो होता है रोबोट। इसलिए भी इसका जो अहमियत है काफ़ी बढ़ जाता है अपने आप में। तो आप लोगों को ये तमाम बातें यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन भी, ठीक है? जो लोग देख पा रहे हैं वो लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बिल्कुल पूछो, आई विल आंसर एवरीवन। और अगर पूछते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोबोट्स का और क्या-क्या यूज़ होता है, जैसे मान लो न्यूक्लियर हमने कहा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो वेस्ट यूज़ करते हो, जो न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करते हो, मटेरियल के यूज़ करने के बाद, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको यूज़ करने के बाद वहाँ पे जो वेस्ट क्रिएट होता है, उस वेस्ट को हम लोग किसके द्वारा उसको हम लोग पैकेजिंग करते हैं या उसको विंट्रिफिकेशन करते हैं या उसको डिस्पोज़ करते हैं, ठीक है? डिस्पोज़ करने के लिए अक्सर क्या होता है हम रोबोटिक एफर्ट लेते हैं और जब हम रोबोटिक एफर्ट लेंगे तो वो इसमें जो ह्यूमन होगा उसे डेंजरस वो डेंजर ज़ोन में कम होगा क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट में न्यूक्लियर मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के से निकलने वाला जो रेडिएशन है उससे एक्सपोज़ होने पे जो भी आदमी उस वो न्यूक्लियर वेस्ट के निस्तारण से जुड़ा होगा, मतलब उस वेस्ट को डिस्पोजल से जुड़ा हुआ होगा, तो चांस रहेगा रेडिएशन से एक्सपोज होने का। रेडिएशन से जब एक्सपोज होगा तो उसे कैंसर होने का भी खतरा रहेगा। ये बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम ऐसा भी हमें नहीं करना है कि किसी तरह का कोई खतरा हो, ठीक है? ये सब याद करना है। विनीत जायसवाल को मैं सुन पा रहा हूँ, शायद विनीत आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अगेन रिप्लाई कीजिए। अगर मुझे अगेन सुन पा रहे हैं तो तमाम जो रोबोट हमने डेवलप किया हुआ है, जैसे आप कुछ देखो यहाँ पे एक आई रोबोट है। आई रोबोट का एक टेली ऑपरेटेड है, ठीक है, टेट्रा फुटेड है और यहाँ पे देखोगे इसका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद एक और रोबोट पैक बोर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स लगा हुआ है ये। के अलावा देखो कहीं पे कोई बम दुर्घटना हो गया और बम दुर्घटना में हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो रोबोट दिख रहा है आप लोगों को, ये स्नेक बोट है ये और स्नेक बोट बिल्कुल स्नेक की तरह है और ये जमीन के नीचे मलबा के बीच से गुजरते हुए भी, ठीक है, ये गुजर सकता है और लोगों को जरूरी सप्लाई हो कर सकता है, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक के दौरान जो मलबे उलबे होते हैं इसमें लोग फंस जाते हैं, तो उस समय इसका मदद ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, हेड माउंटेड कैमरा लगा हुआ है, एलईडी लाइट लगा हुआ है, डिस्टेंस मेजरिंग लेजर टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और इसके अंदर हम लोग दवा, वाटर बोतल वगैरह हम पैक करके हम आगे हम सप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार से रोबोट काफ़ी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, ठीक है, इसका कैजुअलिटी बच जाएगा। ठीक वैसा ही एक और रोबोट है जिसका नाम है ग्राउंड हॉग। ये अमेरिका का रोबोट है। अमेरिका ने ग्राउंड हॉग नामक रोबोट को डेवलप किया हुआ था, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
ग्राउंड हॉग। और ये जो रोबोट है बेसिकली, जो लोग माइंस में फंसे हुए होते हैं, उन माइंस में फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये काफी हद तक ये सफल रहा था, ये रोबोट अपने एंडेवर्स में। इसको डेवलप किया है यूएसए ने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेवलप्ड बाय यूएसए। ठीक है। और ये जो मशीन है, तो माइंस में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम करता है। इस तरह से इंडिया में जैसे हमने, आप लोग नाम सुने होंगे चतुर रोबोट का, जिसको बंगलोर ने डेवलप किया हुआ है, चतुर रोबोट का मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। चतुर रोबोट इंडिया का है ये। ठीक है। ये जो रोबोट देख रहे थे ये ठीक है, नहीं तो स्नेक बोट है। और जो ग्राउंड हॉग है ये यूएसए का रोबोट है। इसको माइनिंग के लिए, और चतुर रोबोट को जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ था। ठीक है। तो ये तमाम तरह के ये काम कर सकता है। अब हम लोग आज बात करेंगे फिर आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे एरियल रेस्क्यू रोबोट होता है। जैसे कई दफ़ा जो रेस्क्यू है, मान लो किसी को हार्ट में हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, या कोई सीरियस केस है, और अगर वो रोड जो है, रोड अगर जाम है या कई तरह की समस्या है या फ्लड ओवर से सफ़र कर रहा है, तो वैसे में हम रेस्क्यू रोबोट का हेल्प करके हम मेडिसिनल किट्स को, डिवाइस को हम तुरंत इमीडिएटली हम सप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गन को हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये कई तरह के रेस्क्यू मिशन में भी और कई तरह के अदर वर्क में भी ये काम करता है। ये तमाम है। क्या जो लोग आपदा में फंसे हुए होते हैं उनको सप्लाई, फूड सप्लाई या मेडिसिन पैकेट सप्लाई ये सब कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा सा एक पूरा पैकेट है, इसको सप्लाई करने जा रहा है ये। एरियल रेस्क्यू रोबोट है, ये सब अनमैन एरियल व्हीकल होता है। ऐसे ही एक है, नेक्स्ट हमारा है, थर्ड है मिलिट्री एप्लीकेशन। भाई रोबोट का मिलिट्री एप्लीकेशन क्या क्या है? देखो, तो रोबोट का जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो यूज है, में समझने के लिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका का, बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चाइना और अमेरिका जो लीडिंग है, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, सबसे लीडिंग कंट्रीज हैं जो रोबोटिक्स में आज काम कर रहा है। इंडिया भी रोबोटिक्स की अहमियत को समझा और इसमें इंडिया भी अब अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका अब तक जितने भी युद्ध जीता है उन सब में, जैसे मान लो जितने अब तक, ये नहीं कहो, जैसे मतलब हाल फिलहाल जो भी अमेरिका ने पिछले 30 सालों में जो युद्ध जहाँ से भी लड़ा है, और उसमें जो जीता है, तो रोबोट का व्यापक यूज किया है, चाहे वो इराक के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, तालिबान के अगेंस्ट हो। ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया, दिन में अपना जो रोबोट था तो उसका यूज किया, और रात में इसका जो अनमैन एरियल व्हीकल था, ठीक है, नाम है प्रीडेटर ड्रोन, वो प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब प्रीडेटर ड्रोन का है, कैमरा लगा हुआ है, उसमें बम लगा हुआ है, और कैमरा, और ठीक है ना, तो कैमरा से रात के समय में लोगों को वॉच कर रहा है, टेररिस्ट को वॉच कर रहा है, और बम वहां पे गिरा दे रहा है। दिन में उसके अपने सोल्जर्स भी हैं, साथ में उसके अपने कई सारे रोबोट हैं जो उसे गाइड कर रहा है, मिलिट्री को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है। और इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं से इराक वॉर हो चाहे अफगानिस्तान वॉर हो, उसमें आसानी से जीत हासिल किया है। आज जो पूरा दुनिया है ये ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुका है, और वैसे में डीआरडीओ इंडिया का तक्ष नामक रोबोट को डेवलप किया हुआ है। ये अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, ठीक है ना। हर्मीज हो गया, इजराइल का है। RQ-9 प्रेडेटर ये यूएसए का हो गया। आईओयू फोर्ट्रस हो गया ईरान का। सेवरल अदर मिलिट्री रोबोट्स आर इन डेवलप दैट इंक्लूड एटलस रोबोट, आर्मर्ड कॉम्बैट इंजीनियर रोबोट। ठीक है ना। सबसे अगर कोई आगे है तो वो है अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा चाइना भी है। फिर समझो कैसे कैसे क्या क्या होता है। और जैसे ये रोबोट अगर मान लो कहीं पे जमीन के नीचे लैंडमाइंस लगाया हुआ है, उस लैंडमाइंस का पता करने, उसे डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करेगा। कहीं पे कोई बम इम्प्लांट किया हुआ है, अगर मान लो बम इम्प्लांट किया हुआ कहीं पे, तो उस बम को भी ये डिफ्यूज करने में हेल्प करता है रोबोट। ठीक है। इस तरह से रोबोट का काम जो है ना मिलिट्री के क्षेत्र में काफी बढ़ जाता है। आज जो मिसाइल्स हैं या जो भी अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, जो वेपन को कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करता है, उस सब के सब कहीं ना कहीं एक रोबोट ही है। और इसका पॉजिटिव और मिसयूज दोनों हो सकता है। पॉजिटिव यूज का मतलब हुआ कि हम ऐसे अब मिशन को करें, जैसे मान लो कहीं पे कोई सोल्जर फंस गया हुआ है, उसके हेल्प के लिए करते तो दैट आर देयर पॉजिटिव यूज। अगर इसका नेगेटिव यूज हम कर लेते हैं, तो नेगेटिव यूज में सबसे बड़ा क्या होगा समस्या, हम इसका इसका जो खामियाजा है, उसे किसी व्यक्ति या दूसरा कोई देश या दूसरा कोई संस्थान को उठाना पड़ सकता है।
ये भी इसकी एक समस्या है। ठीक है, तो मिलिट्री में इसके तमाम यूजेज हैं। तो ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तब आता है बात एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन मेडिकल साइंस। तो चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट का अगर इस्तेमाल सर्जरी काम के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं डीविंसी सर्जरी। सर्जरी है, डीविंसी सर्जरी कहते हैं। अब रोबोट का हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। रोबोट को हम एक छोटा सा नैनो बोट के रूप में हम मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए भी, मतलब टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के लिए भी, टीसीएस के लिए भी, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स और सर्जरी कार्य में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में देख रहे होंगे आप लोग, रोबोट का यहाँ भी हेल्प ले रहे हैं मेडिसिन को पेशेंट तक पहुँचाने के लिए। और उस रूम में लोगों को जाना जाना मना हो गया हुआ है, वैसे में रोबोट ही जाएगा और वो जो भी ठीक है ना, अपना आइटम लेके जा रहा है व्हीकल से यहाँ पे, और व्हीकल लगा हुआ है, इसको रोबोट लेके के आगे जा रहा है, उसको जो लेना है ले लिया, जो वेस्ट है यहाँ पे डाल दिया, ये बाहर आ गया, फिर इसको डस्टबिन में जाकर के यहाँ प्रॉपर डिस्पोज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पेशेंट और डिस्पोजल जो एरियाज हैं, इनके बीच में एक प्रकार का ये रेडिएटर का काम करता है कि ये बड़ा सा कहीं ना कहीं ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखो, ये जो रोबोट होता है जो चिकित्सा के पर्पज से, इसमें सर्जरी कार्य को लेकर हम करते हैं। सर्जरी में क्या होता है, वो डॉक्टरी सर्जरी होता है, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर कई दफ़ा काटने का काम होता है, जहाँ पे भी सर्जरी में जो चीरा लगाया जाता है, वो चीरा कई दफ़ा बड़ा लगेगा, बड़ा चीरा लगेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो पेन ज़्यादा होंगे, पेन ज़्यादा होगा तो फिर आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, तकलीफ ज़्यादा होगा फिर आपको प्लस में हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहने पड़ेंगे। हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहने होगा तो इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा। इकोनॉमिक बर्डन के साथ साथ आपके ऊपर, आप कई दफ़ा जब पूरा ठीक होके आ जाते हो घर पे, तभी भी कई दफ़ा पोस्ट कम्प्ली जो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी रह जाता है, और इसमें फिर से आपको रीसर्जरी करवाना पड़ जाता है। तो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है वहाँ पे। यहाँ पे जो रोबोटिक सर्जरी है, इसमें इस तरह का कोई भी एरर होने की संभावना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीरा होगा कम लगेगा तो ब्लीडिंग कम होगा, ब्लीडिंग कम होगा तो पेन कम होगा, पेन कम होगा तो आपको तकलीफें कम होंगी, तकलीफें कम होंगी, प्लस में घाव जल्दी भर जाएगा, अस्पताल में कम दिन रहना पड़ेगा। इसी इकोनॉमिक बर्डन भी क्या होगा, कम आएगा। इकोनॉमिक बर्डन कम आएगा और साथ में घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो चांस यहाँ पे है वो बहुत कम होता है यहाँ पे। ये तमाम बातें आप लोग को यहाँ पे जानना है। ठीक है, इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी में क्या सर्जरी होता कैसे, अगर ये जानना चाहते हो, तो जैसे हम लोग का हैंड है ना, इस तरह का रोबोटिक हैंड होता है और उसके बीच में पेशेंट को डाला जाता है, और वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, गाइडेड होता है, तो हम ऑपरेट करते होते हैं, और इसके द्वारा हम टेली सर्जरी भी कर सकते हैं और टेली मेडिसिन को भी अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, रोबोट का जो प्रेजेंस है, हम टेली प्रेजेंस बना सकते हैं। अब देखो, जो मेडिकल रोबोट है, सच सर्जिकल रोबोट होता है, ये रिहेबिलिटेशन रोबोट हो गया, टेली प्रेजेंस रोबोट हो गया, बायो रोबोट हो गया, डिसइंफेक्शन रोबोट हो गया, कंपेनियन रोबोट हो गया, फार्मेसी ऑटोमेशन रोबोट हो गया। ये तमाम तरह का रोबोट है जिसका हम यूज करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, और ये अपना व्यापक प्रभाव डालने का काम करता है। ये सब बातें आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पे हमेशा करना पड़ेगा, to write all those points what are written here and what I told you, to also mention that आप जो मैंने बताया ठीक है ना, उसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है इसके बाद, और उसको भी लिखना है। ठीक है, कि हमको क्या क्या बेनिफिट है अगर हम रोबोट का यूज मेडिकल मेडिसिन के फील्ड में करते हैं, तो और कैसे ये ह्यूमन के द्वारा जो किए जाने वाले ऑपरेशन या ट्रीटमेंट है उसके जगह पे क्या इसका होता है। उसके अलावा एक चीज़ और देखोगे कि रोबोट्स का एज ए यूज हम लोग पेशेंट्स को एक जगह से लाने ले जाने या उसे मेडिसिन देने, ठीक है, इन सब के लिए भी हम लोग करते हैं, या उसका केयर करने के लिए भी हम लोग करते हैं, और ये वहाँ पे वो भी काम ये रोबोट करता है। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, अगला हमारा टॉपिक है इसी में, और वो है आउटर स्पेस एप्लीकेशन। तो आउटर स्पेस एक्सप्रेशन का बात आ गया, तो स्पेस को एक्सप्लोर करने का जो एफर्ट्स है, चूंकि स्पेस क्या है, स्पेस में हम लोग ऑटोनोमस रोबोट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजायर टास्क है उसको वो परफॉर्म करने में
में काबिल होता है और एफिशिएंटली कर सकता है। वजह उसका क्या है कि स्पेस में जब हम जाते हो तो वहाँ का जो एरिया है, जो इन्वायरमेंट है, जो लैंड है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और वैसे में एक ऐसे मशीन को भेज करके जो वहाँ पे जाए और वहाँ पे वो काम करे, तो ऐसे मशीन का नाम बताता हूँ। जैसे अभी देख रहे होगे आप लोग, अभी हम लोग एक है व्योम मित्रा इंडिया का, आप लोग नाम सुने होंगे। ऐसे ही इससे पहले हम लोगों ने अभी भेजा था विक्रम लैंडर को। तो जो लैंडर है या जो रोवर्स हैं, लैंडर से हम लोग लैंड करवाते हैं और रोवर्स उससे निकलता है, और जो रोवर है वो पूरा स्पेस में कई ठीक है ना, काम को अंजाम देता है। ऐसे यहाँ पे देखते हम लोग हैं, नासा ने भी बहुत सारे अभियान किया हुआ है। हमने ये अपना अभियान किया पाथ फाइंडर मिशन। नासा ने लैंडेड ऑन मार्स इन 1997। अभी क्या गया, मार्स परसेवरेंस गया है, ठीक है, और इसमें इंग्यूनिटी एक हेलीकॉप्टर को भी ले जाया गया है। तो मार्स परसेवरेंस क्या है, एक प्रकार ठीक है ना, एक रोवर है, और इंग्यूनिटी क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, तो ले गया है मार्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा तो आप लोग नाम सुने होगा अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी रोवर का नाम सुना होगा, तो मंगल ग्रह के ले जाया गया था। और ये भी वहाँ पे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मार्स को एक्सप्लोर करे। ऐसे ही स्पेस स्टेशन में जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, स्पेस स्टेशन खुद में भी एक प्रकार का रोबोट ही है। स्पेस स्टेशन है खुद में भी रोबोट ही है। कई तरह के शटल का हम लोग यूज करते हैं। ये शटल्स, ये प्रोब्स, ये रोवर्स, या ये सब क्या एक प्रकार का रोबोट है, तो जो वेरियस पर्पस के लिए हम लोग ले जाते हैं, जो वहाँ के क्रॉसिंग टेम्परेचर, क्रॉसिंग हीट, अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, अनस्ट्रक्चर्ड लैंड पे रह करके अपने एक्सपेरिमेंट को इनसाइड, कहते हैं एट द साइट, इन सिटू एक्सपेरिमेंट को वो कर सकेगा, और वहाँ से हमें उसके विषय में इंफॉर्मेशन देगा कितना सफल रहा है और कितना अच्छा अभियान हो पाया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में। देखो एग्रीकल्चर के फील्ड में आप देखते हैं some example and type of robot include the Merlin robot, Roseofairs, harvest automation, orange harvester, lettuce bot and weeders। ये सारे जो रोबोट हैं, इसके कई सारे यूज हैं। जैसे मिल्क, अब फार्मिंग में जो मिल्किंग काम है, ये रिपीटेटिव काम है, ये बोरिंग काम है, और ऐसे में हम रोबोट का यूज करते हैं फॉर द मिल्किंग पर्पस, ठीक। वैसे जो ब्रिटिश डेयरी फार्म है, वहाँ पे भी हम लोग इसका काफ़ी यूज हो रहा है। रोबोट दैट वर्क ऑन टास्क के लिए फुलफिल द रोल टू कंसिस्टेंट एंड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अनदर फील्ड एप्लीकेशन इनका हॉर्टिकल्चर में है। हॉर्टिकल्चर में क्या है, जैसे RV100, RV जो 100 है, बाई हार्वेस्ट ऑटोमेशन इंक्लूड RV100 डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पॉटेड प्लांट इन ए ग्रीन हाउस और आउटडोर सेटिंग में, ठीक है। पॉटेड प्लांट्स है उसको ग्रीन हाउस मतलब आउटडोर सेटिंग में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा RV100 है, ठीक है ना, ये इंडोर आउटडोर के अलावा आप यहाँ पे बेहतर एक डायग्राम देखो, डायग्राम से और अच्छा आपको समझ आएगा। यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहा है, एक तरफ ये छोटी छोटी गार्डनिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे इस रोबोट को देखो यहाँ पे, और इसको देखो ये प्लकिंग का काम कर रहा है कि जो टमाटर है या मैंगो है इसको प्लकिंग का काम कर रहा है। और ये प्लकिंग करना मैंगो का ही कितना टफ काम है, टमाटर ही कितना टफ काम है। आपको लगता है कोई काम है, तो काम टफ नहीं है, बिल्कुल बोरिंग काम है। कि जब आपको कहा जाए कि भाई हजारों एकड़ जमीन का आपको टमाटर को प्लक आउट करना है, तो वहाँ पे आपको बड़ा बोरियत लगता है। आज का समय में एग्रीकल्चर वर्क में क्या है ना, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं लेबर क्राइसिस है, तो वैसे में जो रोबोट है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो नो वन वांट टू परफॉर्म देयर वर्क इन द स्क्रॉचिंग हीट, गर्मी के महीने हो चाहे सुबह हो, वैसे में जो रोबोटिक एफर्ट्स इस अगर हो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसलिए पूरा दुनिया आज अपने प्रोडक्शन को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखने के लिए रोबोट का सहारा लगातार ले रहा है। इन सारी तमाम बातों को आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा आप क्या क्या और जो अलग अलग सेक्टर में याद रख सकते हो, जैसे मान लो हेल्थ में मैंने बता ही दिया, इन्वायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने पूरा कर ही दिया। तमाम और फील्ड है, आप नेट से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अनअकैडमी के, ठीक है, के साथ जुड़ करके आप लोगों का काम है एक
उस काम को पूरा कर दीजिए। और वो काम क्या है, आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के अपना जो एडमिशन है उसको कंफर्म कर लो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। और तब तक के लिए सारे बच्चों को मेरी तरफ से थैंक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और जो लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं देखे हो, जैसे आप लोगों ने रोबोटिक्स का क्रोनोलॉजी क्या है, रोबोटिक्स का कंपोनेंट्स क्या है, रोबोटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो वो नहीं देखा हुआ है, उन वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, बाय।